अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का, मोहब्बतों का और ढेर सारी उन दुआओं का जो मेरी आपने सेहतियाबी के लिए की, और अल्लाह ताला के फजलो करम से, आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बतों से, उस चाहत से, उस लगन से जिसके के साथ आपने दुआ की, तो अल्लाह ताला ने मुझे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़िट कर दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिकवरी तो साथ साथ चलती रहती है, लेकिन ये एहसास कि मेरे साथ एक इतनी बड़ी फैमिली जुड़ी है, अटैच है, जो मेरे लिए इतना फ़िक्रमंद रहती है। लव यू सो मच। मैं अल्फाज़ों में शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। कहानी आप लोग भेज रहे हैं, अच्छा लगता है। मैं ख़ुद भी जब कहानी पढ़ता हूँ, कहानी पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं पढ़ता हूँ तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को सुनाता भी हूँ, आप लोगों को भी अच्छी लगती है। आज भी एक सच्ची कहानी मुझे भेजी है। उन्होंने कहा है, मेरे हस्बैंड को तो पता है कि मैं आपको ये कहानी सेंड कर रही हूँ, लेकिन मैं बाकी फैमिली जो मेरी पाकिस्तान में है या इंडिया में है, उनको ये पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने ये कहानी भेजी। तो मैंने कहा पाकिस्तान या इंडिया का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया? उन्होंने कहा इसलिए कि मैं शहर भी, कंट्री भी सही नहीं बताना चाहूँगी। तमाम किरदारों को फ़र्ज़ी कर दें, आपकी मर्ज़ी है, पाकिस्तान कह दें या इंडिया कह दें, लेकिन इन्हीं दो मुल्कों में से किसी एक की कहानी है। मैंने कहा जी ज़रूर। तो जितने भी नाम हैं या कंट्री भी हैं, ये मैं फ़र्ज़ी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त भी जिस कंट्री में वो रिहाइश पज़ीर हैं वो भी फ़र्ज़ी है, लेकिन उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान या इंडिया के किसी शहर में से है। उनका कहना ये है कि माँ बाप ने हमारी तालीम और तरबियत पे कोई कमी नहीं की। एक अच्छे वालिदैन जिस तरह अपनी औलाद की परवरिश करते हैं, उसी तरह उन्होंने हमारी परवरिश की। वो जो बेसिक ज़रूरियात होती हैं ज़िंदगी की, एजुकेशन के साथ साथ, वो उन्होंने मेहनत करके हमें सारी प्रोवाइड की। और एक अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर ये भी हुई कि हमारा दीन के साथ भी बहुत ज़्यादा लगाव था। घर के अंदर बाकायदगी से नमाज़ पढ़ी जाती थी, कुरान मजीद की तिलावत होती थी, और उसके साथ साथ मैं और मुझसे बड़ी बहन तमाम अपने उस एरिया में जहाँ पे हम रहते थे एक बाकिरदार के तौर पे मशहूर थी कि ये दोनों बहनें माशाल्लाह बहुत ही शरीफ हैं। उन्होंने कहा मदर साहब, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। ये लफ्ज़ लिखने का मतलब यहाँ पे ये था कि हमारे वालिदैन ने हमारी तालीम और तरबियत, परवरिश इस तरह की थी कि लोग तारीफ़ें करते थे, और सीरत भी अच्छी थी, सूरत भी अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी थी। तो जैसे ही हम दोनों बहनें जवान हुई, तो पहले मेरी बड़ी बहन जैसे ही जवान हुई, उनका फ़ौरन रिश्ता आ गया और बेइंतहा रिश्ते आने शुरू हो गए। लेकिन वाले साहब का कहना यह था कि मैं अपनी बेटी को ब्याहूँगा ज़रूर, लेकिन देखभाल के किसी ऐसे घर में नहीं कि जहाँ पे मेरी बेटी जाके दुखी हो जाए। और ऐसा ही हुआ। एक रिश्ता पसंद करके मेरी बहन का न सिर्फ वहाँ पे रिश्ता तय हो गया, बल्कि वो शादी करके अपने घर ब्याह के चली गई। और उसके फ़ौरन बाद ही मेरी और मेरी बहन में 1 साल का ही फ़र्क था। 1 साल के बाद वालिदैन को फिर फ़िक्र हुई कि फिर से रिश्ते आ रहे हैं और ढेर रिश्ते आ रहे हैं। उनकी ख्वाहिश ये थी कि ये छोटी बेटी का रिश्ता हम ले लें। उनका नाम है जी रिहाना, और ये फ़र्ज़ी नाम है। रिहाना कहती हैं, मेरे लिए भी काफ़ी रिश्ते आने शुरू हो गए। मैंने BA तक तालीम हासिल की थी, कुरान मजीद की तिलावत भी रोज़ उठ के करती थी, लेकिन माँ बाप के अदब व एहतराम और जो मिलने मिलाने वाले जितने भी लोग थे महल्ले के, इलाके के, उनसे इस तरह का मेरा बर्ताव था कि सब भी मुझे बहुत प्यार करते थे, और मैं भी कोशिश करती थी कि अल्लाह की मखलूक के काम आ सकूँ। मेरे वालिदैन ने मुझे सिखाया था, हकूक़ुल्लाह तो सब पूरा करते हैं, हकूक़ुल इबाद बहुत अहम है। सो मेरी और मेरी बहन की हमेशा से कोशिश रही कि हम करते रहे। मेरे लिए रिश्ता देखते देखते एक रिश्ता ऐसा आया जो बाहर मुल्क से आया था, जिसको मेरे वालिदैन बिल्कुल नहीं जानते थे। तो पता कराने पे पता लगा कि लड़का और उसकी एक माँ है जो वो बाहर रहते हैं। अब परेशानी सिर्फ वालिदैन को ये थी कि हम एक दफ़ा पता करा लें, आया, हम उनको जानते नहीं, बेटी इतना दूर उस मुल्क में जाएगी और उसके बाद साल, 2 साल या 5 साल के बाद ही मिलने के लिए आया करेगी, तो वो कैसे हैं। और पता करने में लगा कि वो बहुत ही अच्छी फैमिली है और हमें रिश्ता वहाँ पे कर देना चाहिए। और ऐसा ही हुआ। मेरे वालिदैन ने हाँ कर दी। उन्होंने कहा जैसा ही आप रिश्ता, मतलब शादी करना चाहते हैं, रुखसती धूमधाम से, सादगी से, हमें कोई भी एतराज़ नहीं होगा। तो मेरे वालिद ने कहा मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूँगा,
फजूल रसूमात पे खर्चा नहीं करूँगा, उसके बदले में अपनी बेटी को जहेज़ दे दूँगा। और लड़के वालों ने कहा हमें जहेज़ नहीं चाहिए। तो बाप मेरे ने कहा ये जहेज़ नहीं है, मैंने जो कुछ कमाया है ये मेरी बेटियां नहीं मेरे बेटे हैं, ये इन्हीं के लिए था, तो इन्हीं का हक है जो ये लेकर जाएंगी। मेरे बाप ने जो ज़रूरियात की चीज़ें थी, क्योंकि मैंने बाहर जाना था, वो ख़रीदी और बाकी कैश की सूरत में लड़कों वालों के हवाले किया कि ये मेरी बेटी का है, वह अकाउंट खुलवा के उसके नाम पे डाल दीजिएगा। मेरी शादी इस तरह हुई कि हल्ला गुल्ला तो हुआ, दोस्तों ने, सहेलियों ने, डांस भंगड़ा हुए, जो रस्में होती हैं वो तो शुगल मिलिया किया, लेकिन फजूल रसूमात पे हम नहीं गए। एक सादगी से एक रुखसती थी जो हुई, और उसके बाद एक टाइम पीरियड लगता है पेपर बनवाने में, डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं और अब आप बाहर चले जाते हैं। ऐसा ही हुआ कि मैं स्विट्ज़रलैंड कह दिए, कोई मुल्क कह दिए, क्योंकि मुझे फर्जी का है, मैंने भी नहीं सोचा था कौन सा मुल्क कैसे कहते हैं, पेरिस कह लेते हैं, क्योंकि करीब करीब है पेरिस के जो उन्होंने असल कंट्री बताया। तो वहाँ पे वो मैं कहती है मैं शादी करके पहुँच गई। जब मैं वहाँ पे अपने घर में दाखिल हुई तो ये एक बड़ा सा घर था, बहुत ही खूबसूरत बना था, इर्द गिर्द के घर भी जितने थे काफ़ी खूबसूरत थे। और जिस सोसाइटी के अंदर ये घर बना हुआ था, यहाँ पे सारे अमीर लोग रहते थे। मेरे जो शौहर थे उनका फ़र्दी नाम यहाँ पर मैं रखने जा रहा हूँ नोमान। नोमान भी बहुत अच्छे लगे थे शक्ल सूरत के, और आगे अब मैंने देखना था उनका किरदार कैसा है, लेकिन वक्त ने बताया वो किरदार के भी बहुत अच्छे थे। मेरा एक यकीन कामिल था, जैसा इंसान खुद होता है, जिस तरह वो लोगों के साथ बर्ताव करता है, तो सिला भी उसको ऐसा ही मिलता है। सो मुझे सिले में ऐसा एक अच्छा नोमान जैसा शौहर मिला। जब मैं अपने घर में दाखिल हुई तो एक बहुत बड़ा घर था, बड़े बड़े कमरे थे, लेकिन हैरान कौन बात ये थी कि इन कमरों में सिर्फ 3 लोग थे जो बसेरा रखते थे। एक मेरा शौहर, और एक उसकी बूढ़ी माँ, और एक उसकी देखभाल करने वाली आया जो वहीं पे ही रहती थी। एक कमरा उसको दिया हुआ था, एक कमरा नोमान की वालदा का था, और एक कमरे में नोमान रहते थे, और बाकी उस घर के काफ़ी जो कमरे थे वो खाली पड़े हुए थे। नोमान के साथ रहते हुए एहसास हुआ कि बाअसूल बंदे हैं, वो भी बहुत नेक बर्ताव करते हैं, और जितना कुछ कमाते हैं उससे वो लोगों की मदद करते रहते हैं। और मुझे ये खुशी हुई कि मैं ऐसा ही शौहर चाहती थी। मनपसंद शौहर मुझे मिल चुका था जो असल में हकूकुल इबाद करता था, बंदों के हकूक, लोगों की मदद करना, लोगों का ख़ास ख्याल रखना। सो मैंने एक बात नोट की कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। माँ उनकी काफ़ी बुज़ुर्ग थी, चल फिर नहीं सकती थी। उनका जो रूम था काफ़ी बड़ा था, उसके अंदर एक व्हील चेयर भी थी। ऐसा नहीं कि वो माजूर थी, वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन काफ़ी बूढ़ी थी और चल फिर प्रॉपर नहीं सकती थी, थक जाती थी। तो इसलिए उनको व्हील चेयर पे बिठा के घर के अंदर भी और बाहर भी जब मैं वॉक पे जाती उनको साथ लेकर जाती। और जो आया थी वो उनका इस तरह ख्याल रखती, खाना, कपड़े, वॉशरूम, ये सारी जो ज़रूरियात होती है इंसान का, वो आया ही ख्याल रखती थी उनका। वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जाते ही मैंने अपनी ड्यूटी में जो चीज़ शामिल कर ली वो ये थी कि मैंने कहा शौहर से कि आया कि छुट्टी करा दें, मैं अब आ गई हूँ और मैं ही इनका ख्याल रखूँगी। तो उन्होंने कहा मैंने देखा है कि तुम्हारा बर्ताव मेरी माँ के साथ बहुत ही प्यार भरा है, ऐसा है जैसे तुम उनको अपनी वालदा समझ रही हो। मुझे खुशी हुई इस बात की, आप भी उनका ख्याल रखो और आया को भी ख्याल रखने दो, क्योंकि मैं चाहूँगा यहाँ पे बहुत कुछ करने को है, जो आप मेरा हाथ बटाओ और मेरा जो बिज़नेस फैला हुआ है उसमें मेरा साथ दो। आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी भी हो, समझदार भी हो, तो आप घर को भी देखो और मेरा थोड़ी सी हेल्प भी करो। ज़िंदगी इस तरह गुजरना शुरू हो गई, बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी थी। एक बात थी जो थोड़ी सी अजीब सी थी, वो ये थी कि नुमान की वालदा बोलती बहुत कम थी, वो ज़्यादातर खामोश रहती थी। ऐसा नहीं था कि वो दिमागी तौर पे कुछ गड़बड़ थी या कोई बीमार थी या बोल नहीं सकती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन उसके बावजूद वो बहुत कम बोलती। मैंने उनको बहुत कम बोलते हुए सुना था। रॉकिंग चेयर थी जिस पे बैठ के आप ऐसे हिलते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो उस पर भी उनको बिठा दिया जाता तो वो उस पर हिलती रहती और टिकटिकी बांधे सामने कोने की तरफ देखती रहती। मुझे कभी कभी इससे खौफ भी आता। मैं एक बहुत ही बहादुर लड़की थी, लेकिन फिर भी उसके इन अंदाज को देख के कि वो बैठी हैं रॉकिंग चेयर पे, हिल रही हैं और सामने दीवार को मुसलसल देखी जा रही हैं बगैर पलके झपकाए, जिस तरह मैं पलके झपका रहा हूँ।
और सिर्फ रॉकिंग चेयर पे बैठ के ऐसा नहीं होता था, वो अपने बेड पे लेटी होती थी तो ऊपर तकती रहती थी, या अगर मैं उनको घुमाने के लिए भी लेके गई हूँ व्हील चेयर के ऊपर, तो वो बजाय इर्द गिर्द को इंजॉय करने के, कभी कभी इंजॉय भी करती थी, लेकिन ज़्यादा टाइम ऐसा होता था कि वो एक ही चीज़ को घूरती रहती थी। ऐसे लगता था जैसे किसी सोचों में गुम हो। मैंने जहाँ घर की तमाम चीज़ों को, ज़रूरियात को संभाल लिया था, घर का इस तरह का खाना पीना, ये वो देखभाल सारा मेरे ज़िम्मे हो गई थी, वहीं पे शाम का मैंने एक टाइम फिक्स किया और नुमान की वालदा को लेके व्हील चेयर पे मैं बाहर चली जाती। मैं कोशिश करती, उनके साथ बातें करती, और मुझे नुमान ने कहा आप अम्मी से बातें किया करो, अम्मी बहुत कम बोलती हैं लेकिन तुम फिर भी उनके साथ बोला करो। मैं उनके साथ बातें करती हुई जाती, मैं उनके पीछे व्हील चेयर लेके चल रही होती, साथ साथ बोल भी रही होती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि वो किसी मेरी सवाल का जवाब दे देती। शुरू में मैंने बहुत कोशिश की, ऐसे सवाल करती, इस अंदाज में बात करती जिसका जवाब देना पड़े अगले को, कि आप थकी हुई तो नहीं हैं, आपको नींद तो नहीं आ रही। तो ये ऐसे सवालात होते हैं जिस पे इंसान जवाब ज़रूर देता है, लेकिन वो इस पे भी जवाब नहीं देती थी। मजबूरन फिर मैं अपने अंदाजे से कि थक गई हैं तो इनको लिटा दूं, नींद आ रही है तो लिटा दूं, भूख लगी है तो खाना, इस तरह के अंदाज़ों से मैं कोशिश करती, वो जवाब नहीं देती थी। कभी कभी ऐसा होता तो खुद से वो जवाब देती थी, या ज़्यादा से ज़्यादा मेरा नाम पुकार लेती थी, रिहाना, वो भी एक धीमी आवाज़ में। गौर करने पे पता लगता था कि उन्होंने मेरा नाम लिया है। अल्लाह ताला ने मुझे माँ बनाया और मैंने एक बेटे को जन्म दे दिया। जब तक मेरे यहाँ बेटा नहीं, औलाद नहीं हुई थी, मैं घर, शौहर और उनकी अम्मी का बेइंतहा ख्याल रखती थी। लेकिन जब मैं माँ बन गई तो मेरी एक और अहम जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी, और वो थी वो बच्चा जो इस दुनिया में आया था, जिसने मुझे एक माँ बना दिया था। मेरे पाँव के नीचे भी जन्नत आ गई थी। वालिद की ख्वाहिश थी कि उसका नाम अम्मी रखें। नुमान चाहता था कि किसी तरीके अम्मी से पूछो, अम्मी इसका क्या नाम रखती हैं। और हम दोनों मियाँ बीवी ने भरपूर कोशिश की, बार बार कोशिश की अम्मी के साथ बात करने की कि अम्मी आप नाम बताएं, इसका नाम क्या रखें, क्योंकि नुमान की यही ख्वाहिश थी। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जब अम्मी ने नाम नहीं रखा तो फिर मैंने नुमान से कहा, अम्मी तो अब इसका जवाब नहीं दे पा रही, अब आपको जो बेहतर लगे। तो नुमान ने कहा, इसका मैं नाम, ये भी मैं फ़र्ज़ी रखने जा रहा हूँ, जो उन्होंने नाम बताया तो बहुत ही क्यूट नाम रखा था उस बच्चे का। वो था भी बहुत ही हसीन व जमील, बहुत ही खूबसूरत बच्चा, और उसका नाम भी उसी तरह नुमान ने बहुत क्यूट रखा था। लेकिन मैं उसका नाम, फ़र्ज़ी नाम क्या रखना चाहिए, क्योंकि मैं पहले से सोच के रखता हूँ, आज इसका फ़र्ज़ी नाम भी नहीं सोचा, तो इसका फ़र्ज़ी नाम हम रख लेते हैं काशान। या काशान से मिलता जुलता तो नहीं है उनका, खैर उसका नाम काशान रखा गया। बहुत ही क्यूट बच्चा था। माँ का तो वैसे ही दिल का टुकड़ा होता है, बाप का भी दिल का टुकड़ा था। दोनों मियाँ बीवी उससे बहुत प्यार करते। नुमान जैसा कि पहले दिन से ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो बहुत अच्छे हैं, लविंग, केयरिंग, बहुत ख्याल रखने वाले हैं, इसी तरह वो एक बेहतरीन बाप भी साबित हुए। इतने थके होने के बावजूद, नींद से भरे होने के बावजूद वो घर में दाखिल होते और अपने बेटे को प्रॉपर टाइम देते, उसके साथ खेलते, खुश हो जाते। मैं यहाँ तक उनको कहती रहती, आप जाइए, फ्रेश हो जाइए, चेंज कर लीजिए, लेकिन वो काशान के साथ लगे रहते। काशान भी एक बात, बचपन से ही बहुत एक्टिव था। बच्चे सोते हैं, जागते हैं, रोते हैं, भूख जब लगती है, लेकिन 6 महीने के बाद ही काशान को हमने फ़ील किया माशाल्लाह वो बहुत एक ज़हीन बच्चा था, बात को समझता, खेलता, और उसकी बच्चों की जो हरकतें होती हैं, मासूमाना अंदाज़ होते हैं, उससे अंदाज़ा होता कि बहुत जल्दी ये ज़हीन बच्चा कहलाएगा। वहीं पे वक्त बढ़ता रहा, मैं माँ का भी ख्याल रखती रही, घर का भी ख्याल रखती रही, नुमान का भी ख्याल रखती रही, और काशान की जिम्मेदारियां भी भरपूर अंदाज में मैं पूरी कर रही थी। अब काशान आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था। एक बड़ा सा घर जिसमें हर वक्त खामोशी रहती थी। नुमान चले जाते थे, आया अपने काम काज में मसरूफ़ रहती थी और अपने कमरे में चली जाती थी। वो भी बहुत कम बोलती थी, बवक्त ज़रूरत बोलती थी। अब मेरे पास कम से कम एक खिलौना आ गया था जिसके साथ मैं बातें करती रहती। माँ जी तो बोलती नहीं थी, लेकिन मैं काशान के साथ मुसलसल बातें करती रहती।
वो मेरी बातों का जवाब तो नहीं देता था, लेकिन उस पर रिस्पॉन्स ज़रूर देता था। वो मुस्कुराता था और मुझे लगता था जैसे मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद जब शाम होती, मेरी आदत चेंज नहीं हुई थी। अम्मी को मैं व्हील चेयर पर बिठाती और उनको मैं घुमाने के लिए बाहर ले जाती, ताकि बाहर की फ्रेश आबो हवा के साथ ऑक्सीजन वो फ्रेश हो जाए। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। अब मेरा काशान इतना बड़ा हो चुका था कि वो रेंगता था और रेंगते रेंगते घर में दौड़ता फिरता था। और मैं बहुत खुश थी और इस इंतज़ार में थी कि कब काशान चलना शुरू करेगा। और वहीं पे ही मेरी आंखों ने देखा कि वो चलना तो नहीं, लेकिन पकड़ के खड़ा हो जाता था। अब उसके अंदर इतनी वो बड़ा हो गया था कि किसी भी चीज़ का सहारा लेता और आहिस्ता आहिस्ता पकड़ कर खड़ा हो जाता। ज़्यादा चल नहीं सकता था, कुछ कदम लेता, लेकिन चलता था। लेकिन इन सारी काशान के पैदा होने से लेके यहाँ तक कि उसने खड़ा होना शुरू कर दिया, वहाँ पे भी एक अजीब व गरीब बात थी जिस पे मैं कभी कभी तवज्जो देती और कभी कभी मैं उसको इग्नोर कर देती। और वो ये थी, माँ जी पहले जहाँ दीवार को बैठी मुसलसल कोने में तकती रहती थी, लेटे हुए छत को तकती रहती थी, अब वो जब भी काशान उनके सामने आता तो वही टिकटिकी बांधे वो काशान को देखती रहती थी। वो बोलती तो नहीं थी, लेकिन मुझे उनकी आंखों की चमक से ऐसे लगता था जैसे वो काशान को प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं। और ये मेरे लिए खुशी की बात थी कि जो एक्सप्रेशन लेस थी, वो कभी भी चेहरे पे तासुरात नहीं देती थी, लेकिन काशान को देख के उनकी आंखें, उनका चेहरा खुश हुआ लगता था। ऐसे लगता था चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, वो चेहरे से खुश हो गई हैं और काशान को देख के खुश हो रही हैं। और कभी कभी मुझे इस अंदाज में भी लगता, वो बेजान तो नहीं थी, लेकिन ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं करती, हिलती जुलती भी नहीं थी, एक जगह पे रहती थी। कई दफ़ा मैंने नुमान से इसकी वजह भी पूछी थी, तो नुमान टाल जाते थे, कहते थे माँ क्या वाले साहब के गुजरने के बाद माँ खामोश हो गई हैं। और उसके बाद उन्होंने ऐसी खामोशी अपनाई है कि उसके बाद कभी वो किसी से बोली नहीं है। ये एक ऐसा जवाब था जिससे मैं सेटिस्फाई, मुतमईन तो नहीं होती थी, लेकिन इस जवाब को सुन लेती थी। और कई दफ़ा पूछने पर जब उन्होंने कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि माँ जी को क्या है कि वो बोलती नहीं है, वो खुद भी परेशान हो जाते, और इसलिए मुझे भी कहते, मैं तो खुद भी कोशिश करता हूँ उनसे बोलने की, लेकिन वो नहीं बोलते, तो तुम्हें भी कहता हूँ उनसे बोलने की कोशिश करो। लेकिन काशान के साथ माँ जी कभी कभी ऐसे बुजुर्ग जिस तरह बच्चे के साथ खेलते हैं, ये उस वक्त करती जिस वक्त मैं कमरे में ना होती। अगर मैं कमरे में होती, काशान भी होता और माँ जी भी होती, तो माँ जी उसको देखती रहती और मुस्कुराने की कोशिश करती, बिल्कुल उसको हाथ ना लगाती, बिल्कुल कोई बात ना करती, सिवाय टिकटकी बांधे काशान को देखने के या मुस्कुराने के। लेकिन कभी ऐसा अब अक्सर होने लगा कि मैं जब कमरे में नहीं होती और काशान खेलता फिरता और जब नानो के कमरे में चला जाता, तो नानो उसको बाकायदा अपने हाथों को हिला के उसके हाथों को पकड़ने की कोशिश करती, उसके सर पे हाथ रखती। इस अंदाज में मुझे महसूस होता जैसे अब वो बच्चे के साथ खेलना चाहती हैं, लेकिन जैसे मैं वहां पे उस कमरे में दाखिल होती तो वो रुक जाती। तेजी के साथ हाथ अपना पीछे तो नहीं खींचती थी। अगर हाथ उन्होंने काशान के सर पे रखा हुआ है तो वो आराम से वो हाथ वापस कर लेती और फिर उसी तरह बेजान सी हो जाती। लेकिन ये मैंने देख लिया था कि मेरी गैर मौजूदगी में काशान के साथ वो बहुत प्यार करती थी। वो कोशिश करती इस अंदाज में कि खड़ी भी हो जाएं और काशान को उठा भी लें, खड़ी हो जाएं और उसको लेके गोद में फिरें, या अगर बैठे बैठे उसके साथ खेलें, या अपनी रॉकिंग चेयर पे उसी को साथ बिठा के वो उसको भी झूले दें, हिलती रहें। ऐसा करना चाहती थी लेकिन करती नहीं थी। लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता लग गया था कि जब मैं कमरे में नहीं हूँ तो वो उसके साथ मानूस हो रही हैं। और फिर मैंने एक चीज़ देखी जो मैंने भी नुमान को सिखाई। नुमान ने जब मामा पापा बोलना शुरू किया, वो बाबा कहता था, नुमान को बाबा कहता था और मुझे मम्मा कहता था, मम्मा। और उनकी माँ जी को उसने नानो कहना शुरू किया, नानो। तो वो नानो कहता था, नानो नहीं, क्या लफ्ज़ उन्होंने बोला है, मुझे नानो में कह गया, सॉरी मुझे भूल गया है, नहीं नानो नहीं, नानो से मिलता जुलता था। मुझे माजरत चाहूँगा क्योंकि सारे किरदार फर्जिए मैंने इसलिए लिखे नहीं हैं। उन्होंने कहा सारे वो चेंज कर दो। नन्ना नन्ना मतलब तोतली ज़बान का एक वर्ड था,
वो तो मैं बोल देता हूँ, असली है जो उन्होंने कहा नन्नो, नानो नहीं नन्नो या क्या इस तरह, क्योंकि वो बोल नहीं पाता था, हम उसको जो सिखा रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे। खैर वो बुलाता भी था नन्नो। बच्चा था जिस तरह बहुत सारे लोग, मैं अभी अमेरिका में था तो हेज़ल मुझे एक ऐसा नाम पुकारती थी जो मैं कहता यार बोलने दो, मैं उसको जितना अपना नाम सिखाता था वो अपनी मर्जी का बोलती थी। तो बच्चे ऐसे करते हैं, अब जितना भी सिखाए ना वो अपना ही तरीके से बोलते हैं। तो वो जब भी जाता तो नन्नो नन्नो करता, नन्नो या नन्नो लफ्ज़, ये जर्मन लफ्ज़ है जिन्होंने मुझे बताया नन्नो। तो वो नन्नो नन्नो करता और वो खुश होती थी उसके नन्नो करने पे कि वो मुझे भी बुलाता है। ये एक खुशियों भरा घर था जो सुकून के साथ चल रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं था, अल्लाह का दिया सब कुछ था। मदद भी दोनों मियाँ बीवी हम मिल के कर रहे थे, मेरे घर वालों के साथ भी राब्ता था, उनके साथ भी मैं फ़ोन पे राब्ते में रहती थी, माँ का भी ख्याल रखती थी, नुमान का भी ख्याल रख रही थी और काशान का भी मैं ख्याल कर रही थी। ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजर रही थी कि वहीं पे एकदम से एक ज़िंदगी ने अजीब सा मोड़ लिया। ऐसा हुआ कि माँ जी जो पहले भी खामोश थीं, पहले भी बोलती नहीं थीं, किसी जवाब का जवाब नहीं देती थी, ये सबको नॉर्मल महसूस होता था, वहीं पे ऐसा शुरू हो गया जैसे उनके अंदर कोई तब्दीली आ गई, वो बिल्कुल गुमसुम हो गई थी, वो हम सबसे उदास हो गई थी, वो अब उस काशान की तरफ भी नहीं देखती थी। और एक दिन, पहला दिन जो मैंने महसूस किया वो ऐसा था, वो दुनिया जहान से बेखबर हैं। और जब रात को नुमान आया, उनको मैंने कहा माँ जी का रिस्पॉन्स ये हो गया है, वो तो पहले से ही जानते थे कि वो जवाब नहीं देती, बात नहीं करती, कुछ नहीं करती, लेकिन अब उनका रिस्पॉन्स ये हो गया है कि वो बिल्कुल डेड हैं। आज तो उनको खाना बड़ी मुश्किलों से खिलाया गया, वो खाना भी नहीं खाती। तो नुमान भी कमरे में गए, माँ जी के बाद बैठे रहे, कोशिश करते रहे, और थक हार कर जब वापस आए तो कहा सही कह रही हो, कल इनको डॉक्टर को दिखाते हैं। तो ये तो अजीब सी सिचुएशन में चली गई हैं, तो अब तो ये तो ऐसे लग रहा है किसी को पहचान ही नहीं और एकदम से क्या हुआ है ऐसा। तो मैं खुद भी हैरान थी, मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी क्या हुआ है। तो मैंने उनसे कहा मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ है। तो फैसला ये हुआ कि कल हम उनको डॉक्टर के पास लेके जाएं। लेकिन अगली सुबह ही इमरजेंसी में उनको ऑफिस से कॉल आ गई नुमान को, और उनको जाना पड़ गया। उन्होंने कहा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मैंने ली हुई थी, इसको कैंसिल कर दें क्योंकि इमरजेंसी है बहुत बड़ी। माँ से बड़ी कोई इमरजेंसी नहीं होती, लेकिन ये बिज़नेस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। हम कल की बजाय मैं डॉक्टर से टाइम ले लेता हूँ, अगर परसों का टाइम मिल जाता है तो ठीक है, वरना मैं इस मीटिंग को भी कैंसिल कर दूँगा, माँ से बड़ी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने डॉक्टर से टाइम लिया, तो डॉक्टर ने खुद से कह दिया आज मैं खुद भी चाह रहा था कि आज आप ना आए, आप कल आ जाए। नुमान खुश हुए और अपने ऑफिस चले गए, और माँ जी का मुझे ख़ास ख्याल रखने को कह के गए कि इनका आज ख़ास ख्याल रखना। तो आज कल से भी बुरा हाल था, तो वो ऐसा था जैसे वो बेगानी सी हो गई हैं, किसी की तरफ ना देख रही हैं, ना पहचान पा रही हैं, ना जिस तरह वो खा लेती थी, पानी खुद से पी लेती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं खुद से उनको पिलाना पड़ रहा था। वो थी बिल्कुल ठीक, लेकिन अनजान सी हो गई थी। रात को नुमान पहुँचे और मुझसे पूछा क्या हाल है माँ जी का। मैंने कहा वही हाल है, बल्कि पहले से भी बुरा हाल है। तो उसने कहा ठीक है, सुबह उठते ही हम इंशाल्लाह इनको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। वो भी आज कोशिश करते रहे माँ के पास बैठ के, वही रिस्पांस जो मुझे आज सारा दिन मिला था, नुमान को भी रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन जब सुबह हम माँ जी के कमरे में दाखिल हुए कि उनको लेके डॉक्टर साहब के पास गए, तो हमसे पहले आया के चेहरे को देख के हम दोनों का चेहरा धक से रह गया, या अल्लाह खैर। क्योंकि आया जिस अंदाज में उनको उठाने की कोशिश कर रही थी और उनसे इस तरह हिलाने जुलाने की कोशिश कर रही थी कि मैं दूर से ही समझ गई थी कि माँ जी अब हम में नहीं रही। ये मेरे एक दिल का खदशा था, एक दिल की धड़कन थी, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं हुआ था। तो नुमान आगे से तेज़ी से बढ़े और आगे बढ़ते ही माँ जी को आवाज़ें दी। जिस तरह माँ जी उस आया को कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी, वैसे ही उन्होंने नुमान को भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। नुमान यही समझे कि वो हालत और ख़राब हो चुकी है कि अब वो जवाब तक नहीं दे रही। लेकिन जब उन्होंने उसकी बॉडी को टच किया था, उनको ऐसे करंट सा लगा, क्योंकि जिस्म इतना ठंडा हो चुका था, वो समझ गए थे रूह इस फ़ानी दुनिया से परवाज़ कर चुकी है, माँ जी अब हमारे बीच में नहीं रही। नुमान की ऐसी हालत देख के मैं समझ गई थी कि नुमान को भी ये कन्फर्म हो गया कि माँ जी अब हम में ज़िंदा नहीं रही। मैं भी आगे बढ़ी और चेक करने पे अंदाज़ा हुआ बिल्कुल माँ जी अब हम में नहीं रही।
इस खुशियों के भरे एक छोटे से घर के अंदर ये एक पहली आफत थी जो इस अंदाज में आ चुकी थी कि हंसता बसता घर माँ जी के चले जाने से वीरान सा हो गया। कई दिन तक नुमान सोग में रहे और मैं भी बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि माँ जी के साथ मेरा भी एक ऐसा रिश्ता बन गया था कि रोज़ाना ना सिर्फ मैं उनको बाहर लेके जाती थी, बल्कि वो एक ऐसी मेरी माँ बन गई थी जो जवाब तो नहीं देती थी, लेकिन मैं मुसलसल उनके साथ बातें करती रहती थी, मैं मुसलसल उनके साथ गपशप करती रहती थी। और मेरी भी ज़िंदगी की एक रूटीन बन गई थी उनके साथ बातें करना। वो जवाब नहीं देती थी लेकिन सुन तो रही होती थी, इतना मुझे पता होता था, तो मुझे बोलना उनके साथ अच्छा लगता था। खैर, कुछ दिन हमें लगे हम दोनों मियाँ बीवी को नॉर्मल होने में कुछ दिन लगे, और आहिस्ता आहिस्ता हम जिंदगी की तरफ लौट आए। नुमान बहुत रंजीदा थे माँ जी की वजह से, मैं खुद भी बहुत रंजीदा थी, दुखी थी। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट करनी शुरू की वो ये थी कि काशान उसी तरह ज़मीन पे चलता हुआ उसी कमरे की तरफ चला जाता, नन्नों के कमरे में। बच्चा था, वो अक्सर उधर जाता रहता था, खेलता था, लेकिन अब जब उस कमरे में जाता था तो मैं उसके पीछे चली जाती, उसको कभी खेलने भी देती, कभी उठा लेती। लेकिन एक दिन अचानक जब मैंने देखा कि मुझे वो तोतली ज़बान में अब बातें तो करता था ऐसे जैसे खेल रहा हो, बात कर रहा हो, तो मुझे थोड़ा सा इस तरह महसूस हुआ वो किससे बात कर रहा है। तो मैं जब कमरे में दाखिल हुई तो जो बेड था जिसको पकड़ के वो खड़ा हो जाता था, उस बेड को पकड़ के वो खड़ा था और बेड की तरफ देख के खेल रहा था या बातें कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ सकी। क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे काशान बातें कर रहा है। बातें से मुराद जिस अंदाज में वो खेलता था मेरे साथ या नन्नों के साथ इस तरह लगा होता था, उस अंदाज में बेड पे की तरफ देख के कर रहा था। मैं समझ गया बच्चा है, उसको क्या पता, खेल रहा है, मैं उसको लेकर आ गई। एक आम सा वाकया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर एक अजीब व गरीब सा वाकया हुआ। मैं जब कमरे में दाखिल हुई तो वो रॉकिंग चेयर जिस पे माँ जी बैठा करती थी उसको हिलाना इतना आसान नहीं था, वो काफ़ी भारी थी लकड़ी की। लेकिन काशान उसको पकड़ के खड़ा हुआ था और वो हिल रही थी, तो जिसको देख के मैं एकदम से डर भी गई और परेशान भी हो गई। क्या आया नुमान इतना मासूम छोटा सा जिसका वेट ही नहीं है, वो पकड़ के खड़ा ज़रूर हुआ है, क्या उसका इतना वज़न है कि उसके से ये रॉकिंग चेयर हिल सके? मेरे दिल ने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है। रॉकिंग चेयर हिल आहिस्ता से रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं हिल रही थी, लेकिन वो हिल रही थी। लेकिन मैं फिर भी वहाँ पे जब मैं कमरे में दाखिल हुई और ये मंजर मेरी आंखों ने देखा तो मैं परेशान सी हो गई। रॉकिंग चेयर हिल रही है हल्के अंदाज में, ये कैसे पॉसिबल है कि काशान इसको पकड़ के खड़ा भी हो तो फिर भी इसको हिलना नहीं चाहिए, बहुत भारी है काशान जैसे मासूम बेबी के लिए। लेकिन मैंने काशान को उठाया और उस वक्त भी वो खड़ा अपनी तोतली उसी ज़बान में जिस तरह कुछ में ना समझ आने वाले लफ्ज़ बोलता था, उस वक्त भी ऐसे लफ्ज़ ही खड़ा बोल रहा था और उसका मुंह उस रॉकिंग चेयर की तरफ था, हिलने वाली कुर्सी की तरफ। मैंने जल्दी से नुमान को गोद में उठाया और जल्दी से कमरे में बाहर आ गई। दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया कमरे का, क्योंकि आज पहली दफ़ा मेरे दिल में वहम आ गया था। उस दिन वो बेड के साथ खड़ा बातें कर रहा था, उसको तो मैं एक आम सा वाक़या समझा था, लेकिन आज मुझे लगा कि नहीं, कि आज कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अनहोनी है। इतनी बड़ी चेयर काशान नहीं हिला सकता। आया को हमने छुट्टी दे दी थी क्योंकि आया का अब कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा इस कमरे को मैं बंद ही कर दूँ। लॉक तो नहीं किया, लेकिन इस तरह बंद कर दिया कि काशान नहीं खोल सकता था। अगले दिन में 2-3 दिन नॉर्मल गुजरे। मैं काम कर रही थी किचन में, तो मैंने काशान को आवाज़ें दी, तो काशान देखा खेलते हुए कहीं इधर उधर हो गया। तो मैं जब उसको ढूंढते ढूंढते गई तो देखा दरवाज़ा कमरे का खुला हुआ है और काशान फिर से कमरे के अंदर मौजूद है। आज उसने एक अलमारी खोली हुई थी, वो तो वो खोल सकता था नीचे बैठ के भी, और उसके साथ खड़ा खेल रहा था। लेकिन मैं हैरान इस बात पे होगी, दरवाज़ा काशान ने कैसे खोला? काशान तो दरवाज़ा नहीं खोल सकता, तो काशान कैसे दाखिल हुआ? तो मेरे जहन में आया कहीं नुमान अंदर ना गए हों, क्योंकि ये दरवाज़ा खुला रहता था, मैंने 1-2 दिन पहले बंद कर दिया था। हो सकता है नुमान कमरे में गए हों माँ जी की याद में, और
कमरे का दरवाज़ा खुला रह गया हो तो बच्चे की एक मानूस है उस कमरे के साथ, तो चला गया होगा। तो मैंने इंतज़ार किया कि नुमान आते हैं रात को, मैं उनसे पूछती हूँ। ये एक नॉर्मल सी बात थी और मुझे जब रात को नुमान आई ये बात भूल गई। तकरीबन ये चौथा दिन था इस वाक़ये के बाद जिस दिन मैं शदीद परेशान हुई और मेरी आंखों ने जो मंज़र देखा वो बहुत ही अजीब व ग़रीब सा था। आज मेरा दिल क्लियर हो गया था कि मामला शदीद ही कोई गड़बड़ है। हुआ यूं कि जब मैं माँ जी के कमरे के करीब से गुजरने लगी तो मुझे लगा अंदर कमरे से कोई आवाज़ आ रही है। मेरे कान अब मुसलसल इस कमरे की तरफ होते थे और जैसे ही मैं अंदर कमरे की तरफ जैसे ही मुझे आवाज़ महसूस हुई, मैं वापस पलटी और सीधा कमरे में गई। तो आज देखते ही मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई कि मुझे कमरे में अंदर दाखिल होते देखे काशान मुस्कुरा पड़ा। वो मासूम बच्चा जो मुझे देख रहा था वो मुस्कुराना शुरू हो गया, लेकिन मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई कि मेरी टांगें कांपना शुरू हो गई और मैं कपकपा रही थी और मुझे लग रहा था कि मुझे चक्कर आएंगे, मैं बेहोश हो जाऊंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं गिरती मेरी मामता जाग उठी और मैं भागते हुए गई। काशान को तेज़ी के साथ भागते हुए जाके मैंने उठाया और अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि काशान आज रॉकिंग चेयर के ऊपर बैठा हुआ था और रॉकिंग चेयर हिल रही थी। जैसे उसको कुर्सी को बैठ के कोई उस पर हिलता है उसी तरह वो बैठा हुआ भी था और कुर्सी हिल रही थी। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि काशान खुद से उस कुर्सी पे चढ़ सकता और बैठ भी जाता और उसके बाद हिलता। वो इतनी छोटी कुर्सी नहीं थी, उसकी हाइट से काफ़ी बड़ी कुर्सी थी और ये नामुमकिन सी बात थी कि वो कुर्सी पे चढ़ भी जाए और कुर्सी पे बैठा और कुर्सी हिल रही हो। मैंने उसको जल्दी से उठाया नुमान को और मैं तेज़ी के साथ बाहर आ गई। आज मैं बहुत घबराई हुई थी। सारा टाइम मैंने नुमान को कॉल की और मेरी आवाज़ सुन के वो घबरा से गए, कहते हैं क्या हुआ है। मैंने कहा आज आप जल्दी आ सकते हैं। उसने कहा ओके मैं आता हूँ। आज वो जल्दी घर आ गए तो मैंने उनसे कहा कि आज ये वाक़या हुआ है। तो मुझे मेरी बात चुप करके वो सुनते रहे। उसके बाद मुस्कुरा पड़े, कहते क्या हुआ है, कोई अपसेट हो आप। मैंने कहा नहीं। तो कहती हैं कैसी बात कर रही हो, तुम्हारा कोई वहम होगा, काशान उस कुर्सी पे चढ़ ही नहीं सकता। कैसे काशान उस कुर्सी पे चढ़ सकता है, किस तरह की बात कर रही हो। तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा मैं आपसे पूछना भूल गई थी, मैंने 3 दिन पहले 4 दिन पहले उस कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया था, वो आपने खोला था। तो नुमान बोले नहीं, मैं तो उस कमरे में गया ही नहीं हूँ, ना ही मैंने दरवाज़ा खोला है और उस आया को हमने छुट्टी दे दी थी। अब हम इस घर में टोटल 3 ही तो लोग हैं, तो मेरे अलावा और कौन खोल सकता है, मैंने तो नहीं खोला। मैंने कहा 3 से 4 दिन पहले मैंने उस दरवाजे को बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे इस तरह की एक्टिविटीज़ महसूस हो रही थी कि काशान जाता और किसी के साथ खेलता है, खड़ा होकर बेड के साथ बात करता है। और फिर मैंने एक दफ़ा रॉकिंग चेयर को हिलते हुए देखा और अगली दफ़ा मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर मैंने देखा कि दरवाज़ा खुल गया है और ये अलमारी खोल के खड़ा हुआ है और उससे अगली दफ़ा मैंने देखा कि वो कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। नुमान ने कहा ये किस तरह की बातें कर रही हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ना ही मैंने दरवाजे को खोला है, ना ही मैं उस कमरे में गया हूं और मैं कैसे मान लूं कि काशान इतना छोटा बच्चा रॉकिंग चेयर पर बैठा हुआ था। उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया, काफ़ी बैठ के बताया, बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, लगता है तुम थक गई हो। और मेरी बात को उन्होंने समझ भी लिया, लेकिन वो मुझे हौसला देते रहे और नॉर्मल करते रहे कि रिलैक्स रिलैक्स। और मैं भी काफ़ी रिलैक्स तो हो गई। उन्होंने मुझे कहा ये पढ़ लेना, ये सूरत पढ़ लेना, ये सूरत पढ़ लेना, परेशान ना हो, ऐसा हो जाता होता है। और मैं भी नॉर्मल हो गई। लेकिन अभी तो और कुछ था जो मेरा इंतज़ार कर रहा था, वो इस सबसे बड़ा था, क्योंकि अब जो मेरी आंखों ने देखा वो वहम भी नहीं था, वो खौफ भी नहीं था, वो डर भी नहीं था, वो ऐसा यकीन था जो मेरी आंखें, खुली हुई आंखें दिन की रोशनी में देख रही थी। आज मैंने किचन में खड़े हुए देखा कि मेरे पीछे से कुछ गुजरा है, तो मैं मुड़ के देखती हूँ व्हील चेयर के ऊपर काशान बैठा है और वो व्हील चेयर जिसको पकड़ के चलाया जाता है वो खुद से चलती हुई मेरे पीछे से गुजरी और वापस वो व्हील चेयर चलती हुई माँ जी के कमरे में चली गई। ये इम्पॉसिबल था, ऐसा नामुमकिन था। एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर भी होती है जो खुद ब खुद चलती है, बटन दबाएं पुश करें तो चलती है, ये वो वाली नहीं थी, क्योंकि माँ जी माजूर नहीं थी, हम उनको बिठा के इस पर घुमाने ले जाते थे। व्हील चेयर को जब तक कोई चलाए नहीं खुद से नहीं चल सकती। और बाजू का ऐसा भी हो सकता है
बच्चा उसके ऊपर, पहली बात है काशान उस पर बैठ नहीं सकता था, और दूसरी बात है वो खुद से चलती हुई आई और फिर वापस भी गई। बाज़ जगह पे ऐसा भी होता है कि इस तरह हो के ढलान सी बनी होती है तो चलना शुरू हो जाती है व्हील चेयर, लेकिन वापस मुड़ के कैसे गई ये नामुमकिन था, क्योंकि मैंने देख लिया कि मेरे पीछे जब कुछ मुझे महसूस हुआ तो वो मैंने जैसे ही मुड़ के देखा ये क्या गुजरा है, तो वो व्हील चेयर थी जिस पे काशान बैठा हुआ था, और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि बहुत ही कोई धीमे धीमे उसको लेके चल रहा हो, तेज़ी के साथ नहीं, मेरे पीछे से गुजरी और उसके बाद थोड़ा सा ही उसने फासला तय किया और मुड़ी और अंदर कमरे में चली गई। मैं इतने लम्हे में बिल्कुल बेजान बुत सी बन गई जिसके अंदर जान ही नहीं, उसके होशो हवास गुम हो गए। आज मेरी आंखें एक ऐसा नज़ारा देख रही थी जो इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था, लेकिन खुली आंखों से दिन की रोशनी में मैं देख रही थी। लेकिन मैं माँ थी। उसके बाद भागती हुई मैं कमरे में गई, चेयर अपनी जगह पे मौजूद थी और काशान भी अभी तक उसके ऊपर बैठा हुआ था। मैं भागती हुई गई, काशान को उठाया और सूरतें पढ़ना शुरू कर दी और काशान को लेकर सीधी मैं बेडरूम में चली गई, दरवाज़ा बेडरूम का बंद कर लिया। आज फिर मैंने नुमान को फ़ोन किया। आज तो मेरी आवाज़ घबराई हुई नहीं थी, बेइंतहा घबराई हुई थी, और नुमान मेरी आवाज़ सुनते ही समझ गए, कहा रुको मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं रोने वाले अंदाज में रो रही थी, आंसू निकल रहे थे। सारों कतार तो नहीं रो रही थी, लेकिन मैं घबराई हुई थी कि मेरे आंसू निकल रहे थे। नुमान जल्दी से घर पहुंचे और मुझे दिलासा दिया और मुझे पूछा क्या हुआ है। काशान को मैंने सीने से लगाया हुआ था और मैंने उनको आज का माजरा बताया तो वो हैरान हो गए और कुछ देर खामोशी के साथ बैठे रहे और मुझे कहते हैं क्या तुम्हें यकीन है कि वो व्हील चेयर पर ही काशान बैठा था और व्हील चेयर खुद से चलती हुई बाहर आई है। मैंने उनसे कहा नुमान ऐसा ही है। और उसके बाद मेरी तबीयत ठीक, ऐसे मुझे महसूस सा हुआ जैसे मुझे बुखार सा हो रहा है, मुझे वीकनेस ही महसूस हो रही है। नुमान काफ़ी परेशान हो गए। बच्चे को उन्होंने संभाला और साथ साथ मुझे भी संभाला उन्होंने। मैं लेट गई, वो मेरी केयर करने में लग गए और रात सारी मेरी तबीयत इस तरह की होगी कि मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। मैं अजीब सी हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। अगला दिन भी नुमान ने ऑफिस से छुट्टी कर ली और मेरा ख्याल रखते रहे, लेकिन शाम के टाइम पे मैंने उनको फ़ोन पे किसी से बात करते हुए सुना तो मुझे कुछ थोड़ी सी समझ आई, थोड़ी सी समझ नहीं आई। जब मेरे पास वापस आए तो मुझे उन्होंने कहा हम फौरी तौर पे अपने मुल्क जा रहे हैं। मैंने उनकी तरफ चौंक के देखा और मैंने कहा क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा है जो कुछ तुमने मुझे कल बताया था और उसके बाद तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई, मैं उस पर एक अजीब तजस्सुस का शिकार था कि या अल्लाह ये क्या माजरा है, मेरी बीवी को वहम हो गया है, डर पड़ गया है, क्या हो गया है, या थकावट है, कैसा है, किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाऊं, क्या करूं। ये बातें अभी मैं सारी सोच ही रहा था कि मेरी आंखों ने वो मंजर देख लिया जो तुम्हारी आंखों ने वो मंजर देखा है। मैंने भी काशान को व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए और उसको कोई घुमा रहा था और घुमाने वाले की स्पीड ऐसे थी जैसे वो मांझी हों। ये एक इजाफी लाइन थी जो वो खुद से बोल रहे थे, क्योंकि मुझे खौफ, डर और एक ममता की परेशानी की वजह से जब मैं बुत बन गई थी तो ये अंदाज़ा नहीं लगा सकी थी कि स्पीड स्लो है। लेकिन अब नुमान ने यहाँ तक भी जज कर लिया था कि घुमाने वाला कोई और नहीं, मांझी है। और ये एक ऐसा वाक़या था कि जिसके बाद वो भी डर गए कि अगर ऐसा घर में हो रहा है तो फिर हमें वहाँ अपने मुल्क चलना चाहिए और वहाँ चल के किसी बुज़ुर्ग से, आमिल से रब्ता करना चाहिए, क्या मामला है। फौरी तौर पे हमने तैयारी की, घर को लॉक किया और सीधे हम पाकिस्तान कह लें, पाकिस्तान पहुँचे। उसके बाद जिस पीर फ़कीर का हमें बताया गया, जिस जगह का हमें पता लगा, हम हर उस जगह पे जाते। लेकिन उस दिन एहसास हुआ कि यहाँ पे सारे के सारे कारोबार कर रहे हैं। किसी के पास इल्म है या नहीं है, उन्होंने मुझे कहा मदर सर मैं तो नहीं जानती, लेकिन इतना अंदाज़ा, इतना एक्सपीरियंस मैंने ज़िंदगी का ज़रूर लिया। हर शख्स ने हमसे पैसे लिए, बेइंतहा पैसे लिए। किसी ने क्या लिया, किसी ने क्या लिया, किसी ने ये कहा के लिया, किसी ने ये कह के लिया। हमने सबको पैसे दिए, लेकिन कोई भी हमें सेटिस्फाई ना कर सका। हर चीज़, हर बंदा हमें पकड़ा देता, ये यूँ है, ये यूँ है, ये यूँ है। क्योंकि मुझे नुमान ने कहा था आपने किसी को बताना नहीं है खुद से कि ये मामला हुआ है, ये नहीं, हमने चल के पूछना है कि बताइए इस बच्चे के साथ क्या मामला है। जो खुद से बता देगा हमें पता लग जाएगा। तो इस तरह करते करते काफ़ी पैसे देते देते हम तकरीबन नाउम्मीद और मायूस हो चुके थे।
तो वहीं पे हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं, आप इन सब को छोड़ें, ये सारे कारोबार करने वाले हैं, ये कहते हैं जी ये तो हमारा फ्यूल लगता है, हमारा काम होता है, हमारे ये सब छोड़ दें, आप फ़लाँ शख्स के पास जाएं, वो फ़ी सबीलिल्लाह करता है, कोई पैसे नहीं लेता, आप तोहफ़ा कोई देना चाहें वो तोहफ़ा ज़रूर ले लेगा, लेकिन पैसे नहीं लेता। हम उसके पास गए और ऐसा ही हुआ, उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए, लेकिन उन्होंने हमें बहुत सारी ऐसी बातें बता दी जिससे ये यकीन आ गया कि इनके पास अल्लाह ने इल्म दिया है। तो हमने उनसे कहा आप हमारी मदद कीजिए, हमारा बेटा इस तरह है, परेशान है और हम चाहते हैं आपकी मदद चाहिए। उन्होंने कहा है मैं बिल्कुल आपकी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन अभी मैं 1-2 कामों में फंसा हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं वो काम मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद मैं बैठ के आपका काम करूँगा, क्योंकि वहाँ मैं चला जाता हूँ उस मुल्क में आपके पास, तो 1-2 दिन में मैं हल कर लूँगा, लेकिन अगर यहाँ बैठ के मुझे करना पड़ेगा फिर मुझे टाइम लग जाएगा। और वाकई ये सही कह रहे थे, ऐसा ही होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने किसी के घर में जाके जिन्नात को निकालना है, तोड़ करना है, तो वो 1 दिन का काम है, लेकिन अगर मैं यहाँ से बैठ के करूँगा, यहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन मुझे मेहनत कई गुना ज़्यादा करनी पड़ेगी। वहाँ जो जिस तरह यूँ समझ लीजिए, डॉक्टर जब पेशेंट के पास होता है तो फौरी तौर पे उसके टेस्ट चेकअप ये वो कर लेता है, लेकिन पेशेंट टेलीफोन पर राब्ते में है तो डॉक्टर के लिए काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें अल्लाह का दिया सब कुछ है, हम चाहते हैं आप अगर टाइम है हम आपको अपने साथ लेके जाएंगे, अगर आपको कोई बुरा ना लगे तो। उन्होंने कहा मैं आपका काम जब यहाँ पे कर सकता हूँ तो आप मुझे क्यों लेके जाते हैं, आपका खर्चा भी होगा और आपके पैसे भी लगेंगे, और यूँ बहुत सारी बातें की, जिससे अंदाज़ा हो गया कि वाकई वो एक अल्लाह वाले लोग थे। वो बिल्कुल कोई लालच हवस कुछ भी उनके दिल में नहीं था। जब हमने उनको बहुत ज़्यादा मजबूर किया और इधर उधर से भी खिलाया तो वो तैयार हो गए, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हमने सारे बंदोबस्त डॉक्यूमेंट्स भी कर लिए और हम उनको लेकर वहाँ अपने घर पहुँचे। और पहली दफ़ा हमारी आंखों ने मदर सर, वो उनका कहना मुझे ये था बार बार कि हमने जो मंजर देखा वो ये था, जब वो वहाँ पहुँचे उन्होंने अपना एक सारा किया तरीका जो एक था, वज़ू किया और बैठ के पढ़ाई की, कमरा बंद कर लिया, पढ़ाई करते रहे। उसके बाद जब बाहर निकल के तो मैं कहते हैं पानी का जग लेके आए, पानी का जग लेके आए, उन्होंने पानी के ऊपर दम किया, काफ़ी देर पढ़ते रहे, फूंके मारते रहे। जब पानी का दम कर लिया तो नुमान को कहा आप अंदर आ जाइए। तो मैंने ख्वाहिश का इजहार किया क्या मैं भी आ सकती हूँ, तो उन्होंने कहा है आप इस सूरत में आएंगे अगर बच्चे को आप साथ ना लेके आएँ, ऐसी महफूज जगह पे या सुला के आएँ जहाँ पे बच्चा सो जाए, या आप बच्चे के पास ही रहें। तो मैंने कहा बच्चा अभी सो जाएगा, अगर इजाज़त हो तो मैं भी आ जाऊँ। उन्होंने कहा फिर ठीक है। बच्चा जब कमरे में मैंने लिटा दिया, वो सो गया, तो उन्होंने बच्चे के ऊपर हिसार किया, बाकायदा तौर पर उसके इर्द गिर्द हिसार बांधा कमरे को, उन्होंने पानी के छींटे मारे और कहा ये कमरा महफूज है, बाहर आ जाइए। और हम दोनों मियाँ बीवी नोमान और मैं कमरे में दाखिल हुए तो वो कमरे के बिल्कुल सेंटर में जाकर बैठ गए। उनके एक लेफ़्ट साइड के ऊपर व्हील चेयर रखी हुई थी, राइट साइड पे उनका बेड था, और वो नीचे बैठ गए और हमें भी इशारा किया आप उस जगह पे सामने बैठ जाइए। हम दोनों मियाँ बीवी वहाँ पे बैठ गए और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। हम खामोशी से देखते रहे, वो काफ़ी देर वहाँ पर पढ़ते रहे, और काफ़ी देर के बाद हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वो रॉकिंग चेयर जिस पे नुमान बैठा था, जिसके साथ खड़ा था पहली दफ़ा और वो हिल रही थी, फिर बैठा था, और फिर वो जिस पे वो बैठा हुआ था वो हिलना शुरू हो गई। मेरी जैसे ही उस पर निगाह पड़ी तो मैंने नुमान को कोहनी मारी, जो मुंह नीचे किए किसी गहरी सोच में मुब्तला थे, तो मैंने उनको कोहनी मारी। तो उन्होंने मेरी तरफ जैसे ही देखा तो मैंने आंखों से उनको इशारा किया कि सामने देखें। तो नुमान ने देखा कि रॉकिंग चेयर जो है वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता हिल रही है, लेकिन वो बुज़ुर्ग अभी भी आंखें बंद किए बैठे पढ़ रहे हैं। वहीं पे ही हमारी आंखों ने जो दूसरा मंजर देखा वो ये था कि रॉकिंग चेयर हिल रही है, और वो जो व्हील चेयर थी जो साइड पे खड़ी हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पहिए भी इस तरह आगे पीछे होना शुरू हो गया जिस तरह उसको कोई आगे पीछे कर रहा हो। ये एक हमारे लिए एक परेशान कुन और हैरान कुन मंजर था कि एक तरफ व्हील चेयर हिल रही थी और एक तरफ रॉकिंग चेयर भी हिल रही थी। वो पढ़ते रहे यहां तक कि पढ़ते पढ़ते उन्होंने आंखें खोली, और आंखें खोलने के बाद उन्होंने जग के अंदर हाथ डाला और एक पानी अच्छा खासा ऐसे हाथ में लेके उस तरफ फेंका जिस तरफ व्हील चेयर खड़ी थी। तो हमें एक चीख सुनाई दी, हम दोनों उस चीख को सुन के डर गए, क्योंकि वो बहुत ही भयानक चीख थी, जिस तरह दर्द से तकलीफ से किसी की चीख निकलती है। लेकिन हम किसी को सामने देख नहीं पा रहे थे। वो दोबारा से पढ़ाई करना शुरू हो गया, और थोड़ी देर के बाद फिर पढ़ते पढ़ते उन्होंने पानी में हाथ डाला, और फिर जब उस तरफ फेंका तो इस दफ़ा चीख तो थी लेकिन पहले से भी ज़्यादा दर्दनाक और तकलीफ दे थी, और उस बुजुर्ग की आवाज़ गरजी सामने आओ वरना मैं फिर तुम्हारे ऊपर पानी फेंकूंगा।
और उन्होंने जैसे ही पानी के अंदर हाथ डाला फेंकने के लिए, तो उसी लम्हे बिल्कुल कोने के अंदर एक काला शैडो, बिल्कुल ब्लैक साया, काला स्याह एक साया जो तकरीबन एक इंसानी कद जितना होगा, तकरीबन 5.5 फुट का, वो बिल्कुल सामने कोने में खड़ा था। वो बिल्कुल एक ऐसा ह्योला था जैसे बिल्कुल कोई इंसान हो, लेकिन उसका सर भी गोल था, बाजू भी थे, टांगे भी थी, लेकिन जो सर था उसके ऊपर सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक था, नाक होंठ कान ऐसी कुछ भी नहीं थी, वो ब्लैक ही ब्लैक था और ऐसा खड़ा हल्का हल्का लहरा रहा था। तो वहीं पे उन्होंने पूछा कौन हो तुम, तो खामोशी रही और उसी लम्हे उन्होंने फिर पानी में हाथ डाल के जब उसके ऊपर पानी फेंका तो एक बहुत ही कराहती हुई, खौफनाक दर्द से डूबी हुई आवाज़ आई, और वहाँ उस तरफ से जो जवाब आया वो बुज़ुर्ग समझ नहीं सकते थे, क्योंकि वो एक ऐसी लैंग्वेज में बोला गया था जो उस कंट्री की लैंग्वेज थी। तो मेरे शौहर की तरफ उस बुज़ुर्ग ने इस तरह मुड़ के देखा जैसे वो इस वर्ड को समझ ना पाए हों और इस तरफ देख रहे हों कि नुमान बताओ क्या कहा गया है। तो फिर नुमान ने बताया है कि उसने ये कहा है। उसके बाद इसी तरह का एक हम कलाम का सिलसिला शुरू हुआ, वो सवाल करते और वो जवाब देता। पहली दफ़ा जो उन्होंने पूछा था कौन हो तुम, तो उसका जवाब वहाँ से ये नहीं आया था कि कौन हूँ मैं, क्योंकि उसको समझ नहीं आया था कि बोलने वाला क्या कह रहा है। तो पहली दफ़ा जब उन्होंने उससे पूछा था कौन हो तुम, तो उधर से उस मुल्क की जो ज़बान में कहा गया था वो ये था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नुमान ने जब ये कहा, वो कह रहा है मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो, तो बुज़ुर्ग ने कहा अब इससे पूछो तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर नुमान ने उसी मुल्क की ज़बान में उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, और खामोशी छा गई नुमान के पूछने पे। तो बुज़ुर्ग ने फिर जब पानी हाथ में डाला तो फिर जवाब आया, और जवाब का तर्जमा करके नुमान ने बुज़ुर्ग को बताया कि ये कहा गया है। इसी तरह का एक काफ़ी देर सवाल जवाब रहे। वो बुज़ुर्ग नुमान से सवाल का कहते और उधर से नुमान उससे सवाल पूछते, वो जो जवाब आता तो वो उसका जवाब का ट्रांसलेशन करके बुज़ुर्ग को बताते। तो आखिर में बुज़ुर्ग ने कहा इससे कहो अब तुम चले जाओ और सारी ज़िंदगी अब इस घर में दाखिल मत होना, वरना मैं तुम्हें अभी जला दूंगा। और नुमान ने जब उससे बात की तो उसने कहा हाँ मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे बीवी बच्चे भी इस घर में रहते हैं। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा ठीक है, इसको कहो ये वाली कसम उठाए और उसके बाद यहाँ से चला जाए, हम इसको कुछ नहीं कहेंगे। एक बात जो उसके एंड में पता लगी, और इससे पहले मैं मुकम्मल करूँ इसको, उन्होंने जो मुझे बताई कहानी कि उसको कसम दी गई और उसको कसम उसने उठाई और उसको कहा अपने बीवी बच्चों को लेके चले जाओ और आज के बाद यहाँ से नहीं आओगे, और उसको कहा जाते हुए ये दरवाज़ा बंद करके जाना। ऐसा ही हुआ, उसने कसम उठाई और वो जो दरवाज़ा था उसने बंद किया और वो वहाँ से चला गया। पीर साहब ने उसके बाद भी बुज़ुर्ग ने बैठ के पढ़ाई की, उस पूरे कमरे के ऊपर छींटे मारे, पूरे घर को, पहले उस कमरे को सारे छींटे मारे, साफ़ किया, फिर बाकी कमरों में भी गए, सारे घर के अंदर वो पढ़ाई करते रहे, पढ़ते रहे, छींटे मारते रहे। जब सारा घर क्लियर कर लिया तो मैंने भी आपको सिखाया हुआ है, एंड पे जाके उन्होंने दरवाजे के अंदर खड़े होकर दायरा कड़ा लगाया और उसके बाद 7 दफ़ा अजान दी, दरवाजे के अंदर वाली साइड पे खड़े होकर अजान दी। बहुत ऊंची आवाज़ में नहीं देनी होती, बहुत कम भी नहीं कि सुनाई नहीं दे, बिल्कुल हल्की आवाज़ में देनी होती। और अंदर आ गए और उन्होंने फिर हाथ मुंह धोया, फ्रेश होने का, अल्हम्दुलिल्लाह अब आपका घर पाक हो चुका है। तो वहीं पे नुमान ने सवाल किया कि हम हैरान ये हैं, हम ये समझ रहे थे, नुमान ने कहा कि ये मेरी माँ है जो इसको लेके इस तरह फिरती हैं इस व्हील चेयर के ऊपर, ये क्या हमने नज़ारा देखा है। तो वहाँ पे एक बात जो पीर साहब ने बताई, उस बुज़ुर्ग ने बताई, वो एक अजीब व गरीब सी। तो उन्होंने कहा क्या आपकी माँ मुसलसल कोई ऐसा काम करती थी जो मुसलसल एक ही काम करती रहती हूँ? तो मैं बोल पड़ी हाँ जी, वो मुसलसल घूरती रहती थी सामने कोने के अंदर। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा वो इसी को ही घूरती रहती थी, क्योंकि ये हावी हो चुका था आपकी वालदा के ऊपर, और इस तरह का हावी हो गया था कि वो बोल चाल भी छोड़ गई थी, वो बोलती भी नहीं थी, वो खौफ में मुब्तला हो गई थी, वो आपकी अपनी कंडीशन भी नहीं बता सकती थी, वो इसके ज़ेरे साया चली गई थी। इसने इस तरह का उनको डराया हुआ था, इस तरह का उन पर कंट्रोल हासिल किया हुआ था कि वो बिल्कुल दुनिया जहान से अलग हो गई थी। उनकी जो खामोशी थी वो इस वजह से थी।
तो नुमान बोले तो मैं तो हमेशा यही समझा कि वालिद की डेथ की वजह से ऐसा हुआ था कि माँ ऐसा ऐसा खामोश होती गई थी और उसके बाद मुस्तकिल ही खामोश हो गई थी। उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब आपके वालिद की डेथ हुई थी तो वो खामोशी, वो जो दुख था, ये आपकी वालदा बहुत प्यार करती थी अपने शौहर से, उसकी वजह से दुखी होकर बहुत अफसुर्दा हो गई थी, खामोश हो गई थी। लेकिन उसके बाद ये हो गया था कि ये खुल के सामने आ गया था। ये अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता है। आपका जो फलां कमरा है जो मुसलसल बंद रहता है, ना जो स्टोर है ना कुछ है, आपका बहुत बड़ा घर है लेकिन वो कमरा है जहाँ पे आप लाइट तक नहीं जलाते, आप वहाँ पे जाते नहीं, उस कमरे में इसका बसेरा था, इसके बीवी बच्चों का। लेकिन उसके बाद फिर ये आपके माँ के कमरे की तरफ मायल हो गया था और इसने अपना कंट्रोल कर दिया था अपनी वालदा के ऊपर। हर वक्त ये उन पर मुसल्लत रहता था, हर वक्त उनको खौफजदा रखता था, जिसकी वजह से उनका बोल चाल बंद हो गया था। वो तमाम सवाल जो हमारे जहन में थे वो उस बुज़ुर्ग ने हमें बता दिए कि वो खेलना भी अगर बच्चे से जाती थी तो इससे खौफजदा, क्योंकि इसको सामने देख लेती थी, वो खौफजदा हो जाती थी। तो फिर मैंने एक आखिरी उनसे सवाल पूछा। फिर जब हमने देखा व्हील चेयर पे कोई बैठा हुआ है, रॉकिंग चेयर पे कोई बैठा हुआ हिल रहा है, तो वो यही ब्लैक शैडो था। तो एक ऐसा अजीबो गरीब जवाब दिया उन्होंने कि आज तक हम उस जवाब पे हैरान हैं, क्योंकि मैंने ये सवाल पूछा, उन्होंने इसका जवाब तो दिया लेकिन उसके बाद मुझे हिम्मत नहीं हुई, ना मैं समझ सकी, ना मैं सवाल कर चुकी, क्योंकि मुझे नुमान ने इशारा कर दिया था अब बस कर दो, खामोश हो जाओ। मैंने कहा क्या सवाल? उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा वो जो रॉकिंग चेयर पे काशान को किसने बिठाया था या व्हील चेयर पे काशान बैठा था और उसको लेके फिर रहा था, जितनी स्लो था, हम यही समझे थे कि ये माँ जी हैं, ऐसा ही है, या वो आपने जिस तरह हमें वो दिखाया है मंजर, वो ब्लैक शैडो, या वो था? तो उस वक्त वो बोले ना वो ब्लैक शैडो था, ना ही वो माँ जी थी। वो माँ जी का हमजाद था जो इस कमरे में भटक रहा था, और वो माँ जी का हमजाद ही था जो मानूस हो गया था काशान के साथ, और वो काशान के साथ खेलता था। वो काशान को व्हील चेयर पे बिठा के रखता था और वो काशान को रॉकिंग चेयर पे बिठा के हिलाता था। ये जो ब्लैक शैडो है, ये जब कमरे में आता था काशान से खेलने के लिए या काशान को डराने के लिए या बच्चे के साथ कुछ भी करने के लिए, तो वो जो हमजाद था, आप लोग उसको अंग्रेज़, उनका कहना ये था बुजुर्गों का, अंग्रेज़ लोग उसको आत्मा बोलते हैं कि वो आत्मा थी, लेकिन हम लोग कहते हैं कि जो रूह आत्मा होती है आलम बरज़ख में चली जाती है, इसलिए उसका हमजाद ऐसा करता है। बिल्कुल हम शक्ल होता था, इसलिए काशान उससे बातें करता था, इसलिए मुस्कराता था, इसलिए डरता नहीं था। अगर वो शैडो काशान के साथ खेलता और ऐसा करता तो काशान खौफजदा हो जाता, डर जाता। लेकिन काशान उसी ही चेहरे को देखता था जिससे पहले मानूस हो चुका था, जो उसका नन्नों का चेहरा था, तो अभी भी वो नन्नों समझ के उससे खेलता था। लेकिन वो लोग कहते हैं वो रूह है जो फिर रही है, भटकी हुई आत्मा है जो वहाँ पे फिर रही है, लेकिन असल में वो हमजाद था। रूह आलम बरज़ख में चली जाती है, वो हमजाद था, क्योंकि हमजाद भी सेम उस इंसान की तरह होता है, इसलिए काशान उसको नन्नों समझ के उसके साथ खेलता था और उसके साथ वहाँ पे उस व्हील चेयर पे फिरता था। इस जवाब के बाद वो कहती है मैं तो सवाल नहीं पूछ सकी, मुझे उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहानी के एंड में ये पूछा क्या ये ऐसा हो सकता है? तो इसका जवाब ये है, रूहें बहुत सी जगहों पे रूहें रुकी हैं। ऐसा नहीं है कि सब रूहें चली जाती हैं, कुछ रूहें जो बेचैन होती हैं, कुछ रूहें जिनके अंदर इतनी बेचैनी हो जाती होती है, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, वो भी इस जहाँ में फिरती हैं, और जब उनका वो काम, वो मकसद पूरा हो जाता है तो उनको वापस भेज दिया जाता है, वो वापस चली आ जाती हैं। बहुत सारे उलमा इस पर मुत्तफ़िक हैं, बहुत सारे नहीं हैं, इस बहस में नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं कोई भी ऐसी चीज़ जो मज़हब से टकराए मैं उससे ज़रा अवॉइड करता हूँ। मेरा मकसद क्रिटिसाइज़ करना नहीं होता, लेकिन वाक़यात मौजूद हैं। रूहें भी, तमाम रूहें आलम बरज़ख पे जाती हैं, लेकिन कुछ रूहें जिनके कुछ मिशन, कोई काम, कुछ ऐसा रह जाता है जिसकी वजह से नहीं जा पाती, तो उसको हल करने में लग जाती हैं, और जब उनका वो हल हो जाता है तो वो रूह वापस चली जाती है। हो सकता है वो रूह हो सकता है वो हमजाद हो, दोनों चीज़ें ही पॉसिबल हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था और मैं ऐसा नहीं कह सकता कि उन बुज़ुर्ग ने गलत बोला, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला। वो एक अल्लाह के नेक बंदे थे, फ़ी सबीलिल्लाह करने वाले हमेशा अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, तो वो ठीक कह रहे थे। लेकिन हमजाद भी हो सकता है और आत्मा यानी कि रूह भी हो सकती है। ये थी आज की कहानी जो उन्होंने मुझे भेजी, सच्ची कहानी। और उसके बाद उस घर में दोबारा से कभी कुछ नहीं हुआ। वो आज तक रह रहे हैं और काशान भी बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन वो कहती हैं उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ, हमारा घर बिल्कुल क्लियर हो गया। वो बुजुर्ग कुछ दिन वहाँ पे रहे और उसके बाद वहाँ से चले गए।
तो ये एक सच्ची कहानी जो उन्होंने मुझे भेजी, जो मैंने आपको सुनाई, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। आपकी भी कोई स्टोरी है मुझे भेजिए, इंशाल्लाह उसको मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, जो पाकिस्तान से बाहर है मेरा पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे, +923136655500। रिपीट कर देता हूँ, +923136655500 मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। इस पर मुझे अपनी स्टोरी भेजिए और आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजिए या लिख के भेजिए, इंशाल्लाह मैं उसको प्रोग्राम में शामिल करूंगा। लेकिन नीचे लफ्ज़ उर्दू में या इंग्लिश में स्टोरी लाजमी लिखना है। आज के प्रोग्राम से मज़हर मलिक को इजाज़त दीजिए। अगली हफ्ते में स्टोरी में मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।